ठीक है देन, जस्ट एक सेकंड दो मेरे को, फिर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास रखते हैं आज। ठीक है, इसके अंदर सारे टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। एंड साथ ही इफ कोई डाउट्स वगैरह हैं तो वो ले लेंगे, प्लस थोड़े थोड़े हर एक के टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो हमारा डिस्क्रिप्टिव सर्च खत्म हो चुका है, इंटेंशनल सर्च खत्म हो चुका है। हमारे पास तीन टॉपिक बचे हैं हमारे हमारे जो है मशीन लर्निंग, देन डीप लर्निंग एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इनके बारे में बात करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करना है दैट इज मशीन लर्निंग। ठीक है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग ऑलमोस्ट 15 डेज 20 डेज, 15 to 20 क्लासेस का रहेगा। ठीक है, 15 क्लासेस तो लगी जाएंगे आराम से, वही अराउंड अ मंथ मान लो, 1 मंथ मान लो। एंड इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 12 के अराउंड टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, अब मशीन लर्निंग सबसे पहले बेसिक बताता हूँ कि होती क्या है। भाई मशीन लर्निंग का बेसिक सा मतलब है कि जो अभी तक हम काम मैन्युअली कर रहे थे ना, जो डेटा एनालिसिस है, अगर बेसिक मैं बात करूँ उसके बारे में, तो काम यही है कि भाई डेटा है, उसे पैटर्न्स को एनालाइज करना है, पैटर्न्स ढूंढने हैं, एंड उसके बेसिस पे मुझे इंसाइट देने हैं कि भाई हाँ ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है ना। अब जब मेरे पास डेटा बहुत बड़ा है एंड मैं पूरा हर बार मैन्युअली ढूंढने वाला काम हटाना चाहता हूँ और अपने काम को बहुत ज्यादा प्रिसाइज बनाना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट लाइक प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ, तो मेरे को यही पैटर्न ढूंढने वाला काम बहुत ज्यादा इन डेप्थ में जाके करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये काम इन डेप्थ में जाके मैन्युअली करना तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इतना काम मैं मैन्युअली कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। करोड़ों रोज को बैठ के एनालाइज नहीं कर सकता, और वो भी इतनी ज्यादा इन डेप्थ में, है ना। सो इस काम को ऑटोमेट करने के लिए, बेसिकली पैटर्न मैचिंग का जो काम है उसको ऑटोमेट करने के लिए वी यूज मशीन लर्निंग। ठीक है, अभी तक हमने जो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पढ़ा, फिर इन्फ्रेंशियल स्टैट्स पढ़ा, वो आपका एक बेस बनाते हैं फॉर मशीन लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग बेस बनाएगा डीप लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग बेस बनाएगा आपका एआई के लिए। ठीक है, तो जो मशीन लर्निंग है उसके अंदर मैंने बताया कि भाई पैटर्न मैचिंग के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी पैटर्न मैचिंग को ढूंढने के लिए, ठीक है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स। ठीक है, याद है जब इन्वेंशन पढ़ा था या डिस्क्रिप्टिव पढ़ा था, फॉर्मुलाज के टाइम पे मैं एक चीज कहा करता था कि भाई फॉर्मुला तुम लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, रिसर्च वगैरह में ज्यादा यूज किए जाते हैं ये, याद है। हाँ, तो वो वहीं पे यूज होते हैं बेसिकली। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स है हमारे पास मशीन लर्निंग की। ठीक है, 99% ऑफ द टाइम एज अ डेटा साइंटिस्ट आप इन एल्गोरिथम्स को बस यूज करोगे। ठीक है, इन एल्गोरिथम्स को यूज करोगे। कौन सी एल्गोरिथम का बेस्ट है, कौन सी एल्गोरिथम किसके साथ कॉम्बिनेशन में अच्छी है, किस डाटा पे कौन सी एल्गोरिथम वर्क करेगी, वो सब आपका काम है डिसाइड करना। ठीक है, बट जो एल्गोरिथम डिजाइन होती है, एक नई एल्गोरिथम डिजाइन कर पाना, दैट इज द वर्क ऑफ अ रिसर्चर। मशीन लर्निंग में एक नई एल्गोरिथम अगर डिजाइन कर रहे हो आप, दैट इज द वर्क ऑफ अ रिसर्चर। ठीक है, और मैं बताता था कि भाई फॉर्मुलाज वगैरह वहाँ रिसर्च में काम आते हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे काम आते हैं कि भाई अगर आपको नई एल्गोरिथम डिजाइन करनी है तो वो वाला पार्ट रहता है। ठीक है, तो वाला पार्ट रहता है आपका फॉर, मतलब फॉर्मुलाज वगैरह वहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, न्यू एल्गोरिथम्स डिस्कवर करना, इट्स नॉट कि हर रोज नई एल्गोरिथम डिस्कवर हो रही है। 5-6 एल्गोरिथम है जो आज तक टोटली डिस्कवर की गई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो बहुत रेयर है किसी ने कोई नई एल्गोरिथम डिस्कवर करी हो। मैक्सिमम ऑफ द टाइम रिसर्च में सिर्फ लगे रहते हैं पूरी लाइफ भर एंड कुछ भी नया डिस्कवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वही इट्स लाइक कि अपने फिजिक्स में सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कवर हो चुका है, तो कुछ बचा नहीं, मतलब बचा होगा, वी डोंट नो। सेम विद मशीन लर्निंग, काफी ज्यादा काम हो चुका है ऑलरेडी, काफी कुछ बचा भी होगा, तो वी डोंट नो। बट वही है कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मशीन लर्निंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20-22 साल पुरानी है। एंड 20-22 साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी लोगों ने मिलकर 5 से 6 एल्गोरिथम्स है जो कि डिस्कवर किए हैं अब तक।
तो इट्स प्रीटी रेयर। डेफिनेटली रिसर्च में जाया जा सकता है, फंडिंग होती है, सब कुछ होता है, बट एक नई एल्गोरिथम डिस्कवर कर पाना इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस, एंड इट्स नॉट लाइक अ पर्टिकुलर जॉब। आप मशीन लर्निंग के बारे में नहीं जान रहे हो, मशीन लर्निंग नहीं कर रहे हो, वहां पे आप मैथ्स में ज्यादा फोकस कर रहे हो वहां पे। गेटिंग पॉइंट कि भाई वो एक मशीन लर्निंग के लिए नई एल्गोरिथम डिजाइन कर पाना इज नॉट अबाउट मशीन लर्निंग। उसमें आपको मशीन लर्निंग नहीं भी आती तब भी चलता है, उसमें आपको मैथ्स मिलनी आनी चाहिए। 90% मैथ है, 10% मशीन कोडिंग है। सो बिल्कुल ही अलग बात है वो। एंड मैं बता चुका हूँ कि बहुत ज्यादा रेयर होता है कि नई एल्गोरिथम डिस्कवर कर पाना। 5-6 एल्गोरिथम है, उसमें से 2-3 हम कवर करते हैं, 3 हम कवर करते हैं ना। हाँ, 3 कवर करेंगे, 2 एल्गोरिथम हम छोड़ते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बहुत नीश डेटा के लिए यूज होती हैं, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक, कहीं पे एक आधा, मतलब 1000 में से एक आधा इंस्टेंस ऐसा होता है जहाँ पे वो यूज होती है। ज्यादातर हमारी 3 मेन एल्गोरिथम्स होती हैं, उनसे काम चल जाता है हर जगह पे। ठीक है, बाकी हाँ, सो दिस इज मशीन लर्निंग बेसिकली। ठीक है, एल्गोरिथम्स के बेसिस पे मॉडल को ट्रेन करते हैं, मॉडल हमारा सेव होता है, उस मॉडल के बेसिस पे हम प्रिडिक्शन करवाते हैं। बेसिक आइडिया इज दिस। ठीक है, अब तो मेन थिंग इज कि मशीन लर्निंग के अंदर जो मैंने एल्गोरिथम्स बताई, 3 एल्गोरिथम जो मेन होती हैं, फर्स्ट इज रिग्रेशन, सेकंड इज रैंडम फॉरेस्ट, एंड थर्ड इज डिसीजन ट्री, है ना। हाँ, ये 3 एल्गोरिथम्स होती हैं। ठीक है, इन 3 एल्गोरिथम्स के बेसिस पे आप मशीन लर्निंग में किसी भी तरीके का मॉडल डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, बट मशीन लर्निंग की भी लिमिटेशंस है। मशीन लर्निंग बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके वर्क कर ही नहीं सकती है। पॉइंट जो आप एल्गोरिथम मतलब पार्ट पूछ रहे थे, कि मशीन लर्निंग से जितना पॉसिबल है उतना ये एल्गोरिथम्स कर लेती हैं। इसके बाद जो नई एल्गोरिथम डिस्कवर होती है वो फिर डीप लर्निंग के लिए हो रही है, फिर एआई के लिए हो रही है। अब अगर आप रिसर्च में जाते हो, कोई नई एल्गोरिथम वगैरह आपको डिजाइन करनी भी है, कुछ भी करना है, so you have to figure out something in this AI part, so the automation or something like that. अभी जो इंडस्ट्री में ट्रेंड चल रहा है दैट इज एजेंटिक एआई, सो उसमें एल्गोरिथम्स आप उस पर वर्क कर सकते हो। एंड सबसे लेटेस्ट चीज वही चल रही है, क्योंकि जेन एआई वगैरह भी अब आउटडेटेड हो गया, एआई बहुत ज्यादा रैपिडली एडवांस कर रहा है। तो मतलब देखो, मशीन लर्निंग शुरुआत हुई थी, वहां पे एल्गोरिथम डिस्कवर हुई, मशीन लर्निंग पूरा हो गया। ठीक है, फिर डीप लर्निंग आया, नई एल्गोरिथम, थोड़ा एडवांस एल्गोरिथम्स आई, डीप लर्निंग में चले गए, वो भी पूरा हो चुका है। फिर और एडवांस एल्गोरिथम्स आई, और ज्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स आई, उससे एआई की तरफ मूव कर गए। तो प्रॉपर जो एआई आप देखते हो वो होता है। ठीक है, और फिर थोड़ी और एडवांस एल्गोरिथम्स आई और रिसर्च हुई, तो फिर जेन एआई की तरफ मूव किया। जो चैट जीपीटी वगैरह आप देखते हो, ये सब जेन एआई का पार्ट होता है। उसके बाद फिर अब और एडवांस एल्गोरिथम्स आ गई हैं, और ज्यादा रिसर्च हो रही है। अब एजेंटिक एआई फिलहाल लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप न्यूज वगैरह देखते हो, ओपन ग्लो वगैरह के बारे में सुना होगा आपने, है ना। तो ये सबसे लेटेस्ट चल रहा है। अभी ओपन ग्लो के फाउंडर को भी उसने, ओपन एआई वालों ने हायर कर लिया है, जिनका चैट जीपीटी है बेसिकली। तो फिलहाल ये चल रहा है। लो ये कि अब अगर एजेंटिक एआई में तो अभी काफी कुछ डिस्कवर होना बचा है। मतलब आई वुड नॉट से कि हम एजेंटिक एआई के पीक पे है। एजेंटिक एआई आई वुड से कि हाँ, प्लेट्यू आने में अभी 10-20%, मतलब 2-3 साल और लगेंगे अभी प्लेट्यू आने में। हर एक ना एआई वाला जो पार्ट है उसका ना, अगर आप ग्राफ देखोगे ग्रोथ का, तो एक प्लेट्यू ग्राफ होता है उसका हमेशा। ठीक है, शुरुआत में बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, फिर फ्लैट लाइन हो जाता है। तो हर एक टेक्नोलॉजी, बेसिकली आईटी में ही हर एक टेक्नोलॉजी के साथ सेम ही चीज होती है कि रैपिड ग्रोथ आती है, फ्लैट लाइन हो जाता है, एंड उसके बाद फिर हमें कुछ नया चाहिए होता है। तो फ्लैट लाइन होने के बाद फिर रैपिड ग्रोथ आती है कुछ नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो एजेंटिक एआई भी रैपिड ग्रोथ वाले पार्ट पे है, 2-3 साल और रैपिडली ग्रो करेगा, उसके बाद एजेंटिक एआई भी फ्लैट आउट हो जाएगा। तो जो मैं चीज बोलता हूँ कि भाई तुम्हें कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। अगर तुम लगा लो एक दिन भी खाली बैठ रहे हो ना, तो एआई तुमसे उतना आगे निकल रहा है। तो इंडस्ट्री में रेलिवेंट रहने के लिए कॉन्स्टेंटली अपस्किल करना ही पड़ेगा। मैं अभी तक भी पढ़ता हूँ चीजें, काफी सारी जो नई चीजें आती हैं, जो रिसर्च चल रही है, सब कुछ चल रहा है, मैं अभी तक भी पढ़ता हूँ उनके बारे में। नहीं, फर्स्ट स्टेप वाली बात नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि कॉन्स्टेंटली उसमें रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि
नहीं नहीं वो ठीक है कि थोड़ा 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 करना पड़ेगा, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट दैट, बट मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई आपको ना रेलिवेंट रहने के लिए कॉन्स्टेंटली बनना पड़ेगा। किसी भी स्किल का ले लो, सिर्फ टेक का नहीं बात कर रहा मैं, कोई भी स्किल ले लो, कोई भी स्किल ऐसी नहीं है कि भाई आप एक बार सीख गए और वो फिर चलती रहेगी आपकी। हर एक स्किल को आपको अपस्किल करते रहना पड़ता है। आप एक बेसिक से लेते हैं जो सबसे पुरानी स्किल्स है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी बन गए आप, तब स्पोर्ट्स पर्सन में ये नहीं है कि आपने बस स्पोर्ट्स खेलना सीख लिया आप उस पर बस बैठ सकते हो, हाँ भाई अब मैं जिंदगी भर मैं खेलता रहूंगा। लोग आपसे बेटर भी आएंगे, लोग आपसे वर्स भी आएंगे, आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए। हर एक में यही होता है, प्रैक्टिस इसलिए होती है। तो यही वाला पार्ट यहाँ पे भी है, तो कॉन्स्टेंटली अपस्किल रखना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों एल्गोरिथम्स का एक आइडिया दिया, ठीक है, मतलब नाम बताया भी तो आइडिया का दिया, तो इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया भी दे देता हूँ। ठीक है, इसमें अब हम करते क्या है कि हमारा ना जो मशीन लर्निंग से गोल होता है दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग। ठीक है, कि भाई मैं एक ऐसा मॉडल बना दूं जो मेरे लिए डेटा के बेसिस पे प्रिडिक्शंस कर पाए, ये मेरा गोल रहता है। इसके लिए तीन एल्गोरिथम्स हैं। जो सबसे पहले एल्गोरिथम के बारे में मैंने बात करी थी दैट इज रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन के भी अब दो पार्ट है, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, सो लीनियर रिग्रेशन थोड़ा सा आपको आइडिया इंटेंशनल के टाइम पे मिला था, जो हमने मॉडल डॉट फिट वगैरह किया था। ठीक है, उससे हमने प्रिडिक्शन वगैरह कुछ नहीं किए थे, बट थोड़ा सा आइडिया मिला था कि लीनियर रिग्रेशन है क्या, है ना। उसी को अब हम इन डेप्थ पढ़ेंगे और उसके एडवांस वर्जन पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन कंपेयर टू बाकी रैंडम फॉरेस्ट एंड डिसीजन ट्री, अब ये जो तीन एल्गोरिथम्स है इट्स नॉट लाइक कि दे आर एडवांस वर्जन ऑफ समथिंग। ठीक है, ये चीजें करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बेसिकली प्योरली मैथ बेस्ड। ठीक है, कि मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके पैटर्न फाइंड कर रहा हूँ और एक ऐसी इक्वेशन बना ले रहा हूँ जिसमें मैं फिर डेटा पुट करके प्रिडिक्शन कर पा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अगर मैं बहुत लेमन टर्म्स में बताऊँ तो। उसके बाद जब मैं डिसीजन ट्री के ऊपर जाता हूँ तो डिसीजन ट्री इज बेसिकली अ ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ का रूट से आप शुरू करते हो, उसके अंदर इफ्स है कि भाई यस नो यस नो यस नो वाला पार्ट रहता है। ठीक है, उसके थ्रू एक डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, मान लो अब प्रिडिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, जैसे टिप टोटल बिल के ऊपर टिप्स ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट। सो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक कि भाई टोटल बिल बहुत ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, किस इस कैटेगरी में लोग यूजुअली जो टिप देते हैं वो किस रेशियो में रहती है, उस रेशियो के हिसाब से कैलकुलेशन करके ये आएगा उस हिसाब से पूरा मतलब पाथ चलता है। तो उसमें ट्री के थ्रू हम प्रिडिक्शन तक पहुंचते हैं। अब ये ट्री 3 4 10 12 20 25 स्टेप का नहीं होता है, करोड़ों स्टेप्स का ट्री होता है ये। सो इट्स प्रीटी हार्ड टू डू इट मैन्युअली। बट अगर मैं किसी चीज की बात करूँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, किसी की भी बात करूँ, देयर इज 100% पॉसिबिलिटी कि मैन्युअली भी किया जा सकता है। बट वही है कि जो काम कंप्यूटर आपको विद इन सेकेंड्स या मिनट्स करके देगा वो आपको मैन्युअली करने में हफ्तों लग जाएंगे। तो इससे हम कंप्यूटर की ज्यादा हेल्प लेते हैं। बट हाँ, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मैंने बताया इक्वेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, और जो मेरा डिसीजन ट्री है दैट इज बेसिकली ग्राफ यस नो वाले स्टेटमेंट्स के बेसिस पे होता है। अगर मैं उसकी रैंडम फॉरेस्ट की बात करूं तो रैंडम फॉरेस्ट इज भाई मेरे पास एक जैसे जंगल का आर्किटेक्चर होता है, आसपास वाला ट्री एक मतलब अगर लेट्स से एक आप फॉरेस्ट में हो, आपने कोई मैंगो ट्री डिस्कवर किया, तो देयर इज अ वेरी वेरी हाई चांस कि उसके आसपास का अच्छा खासा एरिया मैंगो ट्री से फिल्ड होगा, राइट। एक फॉरेस्ट अगर मान लो 1 मीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट है, ठीक है, या 1 किलोमीटर स्क्वायर का फॉरेस्ट है, तो उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट अगर एक मैंगो ट्री है तो उसके आसपास वाला पार्ट मैक्सिमम टाइम मैंगो ट्री से ही फिल्ड रहता है। तो दिस इज बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट की कहना। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट ये कहता है कि आप अगर एक छोटा सा पैटर्न डिस्कवर करते हो कहीं पे तो उसके आसपास के पैटर्न आपको उसके आसपास के डेटा में ही मिलते हैं। ठीक है, सो इट्स बेसिकली क्लासिफिकेशन का पार्ट हो जाता है। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट में चीजों को क्लासिफाई करके एक साथ रख दिया जाता है एंड यू जस्ट हैव टू फाउंड फाइंड वन पैटर्न, और जैसे आप वो एक पैटर्न फाइंड करते हो आसपास के सारे पैटर्न आपके सामने रिवील हो जाते हैं। सो दिस इज द बेसिकली रैंडम फॉरेस्ट के एल्गोरिथम। ठीक है, इन तीन एल्गोरिथम्स के बेसिस पे मॉडल को ट्रेन करते हैं। अब जो इन दी एंड हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है, मॉडल को नहीं पता वो किस एल्गोरिथम से ट्रेन हुआ है, मॉडल को फर्क नहीं पड़ता। मॉडल इज बेसिकली एन इक्वेशन। ठीक है, मॉडल इज बेसिकली एन इक्वेशन। उस इक्वेशन में हम टोटल बिल की वैल्यू डालते हैं, उस इक्वेशन को कंप्यूटर सॉल्व करता है एंड हमें
टिप्स की वैल्यू मिल जाती है। दिस इज बेसिकली प्रिडिक्शन। ठीक है, वो इक्वेशन हमने किस तरीके से फाइंड किया, दोज आर द एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, तो इसके बाद अब ये सब हमने कर लिया, इसके बाद हम मैट्रिसेस की तरफ बढ़ते हैं, वैल्यूएशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी कैसा रहता है, एक्यूरेसी मैट्रिक्स आती है, F1 स्कोर आता है, एंड काफी सारी अलग अलग मैट्रिसेस होती हैं। इससे हम बेसिकली चेक करते हैं कि भाई हमारा मॉडल एक्चुअली में सही ट्रेन हुआ भी है या फिर नहीं, हमारा मॉडल जो है वो जिस तरीके से हम चाहते हैं उसी तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ये हम ट्राई करते हैं मैट्रिसेस से। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। जो मैट्रिसेस है वो थ्रू आउट द प्रोसेस, मतलब इनफैक्ट एजेंटिक तक भी सेम मैट्रिसेस चल रही हैं, मैट्रिसेस में चेंज नहीं आता है। मैट्रिसेस बेसिकली सॉलिड बेस है टू टेस्ट योर मॉडल्स। ठीक है, मॉडल आप किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो वो डेफिनेटली एडवांस होता चला जाएगा, बट मैट्रिसेस वही है। उन्हीं मैट्रिसेस में एक मॉडल को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, जिससे हम एक मॉडल को एडवांस मानते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैट्रिसेस के वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि भाई जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूं कि चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी जनरल पर्पस एलएलएम। ठीक है, एलएलएम इज लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, चैट जीपीटी जनरल पर्पस है। आप उससे भाई मेरे को केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, वहां से लेके आप मैथ्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो। इनफैक्ट आप कि भाई मेरे को थोड़े पैसे कमाने हैं उसके बारे में, फाइनेंसिस के बारे में, या फिर मेरी बाइक में कुछ दिक्कत आ गई है उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। लाइफ एडवाइस वगैरह, साइकोलॉजी वगैरह, किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। उसके बाद हर चीज का आंसर होता है, वो हर चीज का आंसर करेगा। ठीक है, एक्यूरेटली करेगा नहीं करेगा, किस एक्सटेंट तक वो आपको हेल्पफुल होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो हर चीज का आंसर कर पाएगा। ठीक है, so this is what we call a general purpose AI और जनरल पर्पस एलएलएम, जो कि कॉमन यूज के लिए बनाया गया डे टू डे टास्क में, कि भाई कुछ भी उससे पूछ लिया जाए वो उसमें हेल्प कर पाएगा। ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि हम इसी एक जनरल पर्पस एलएलएम को लेते हैं, इसमें से हम ना फीचर को सिलेक्ट करके रखते हैं और निकाल देते हैं। ठीक है, कुछ फीचर जो हमें चाहिए वो हम रखते हैं, वो बाकी हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो बेसिक आइडिया, एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे को एक एआई एजेंट चाहिए जो कि भाई लॉयर है सबसे बेस्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट लॉयर है वो, उसको लॉ के बारे में सब कुछ आइडिया है, वो प्रॉपर केसेस लड़ सकता है। ठीक है, और मेरे को ऐसा कुछ चाहिए तो मैं चैट जीपीटी का जो मेन मॉडल है उसको उठाऊंगा, उसमें से फालतू को सब कुछ निकाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद सिर्फ उसमें लॉ वाला पार्ट छोड़ूंगा। ठीक है, कि भाई उसके बाद जितने भी लॉज का आइडिया है, उसको केस लड़ा कैसे जाता है इसका आइडिया है, जो भी ये वाला आइडिया है, ये वाले जो फीचर्स है, इनको छोड़ूंगा, बाकी सबको निकाल दूंगा। ठीक है, और जब मैंने इनको छोड़ा तो मॉडल का साइज हो जाएगा बहुत छोटा, है ना। जो चैट जीपीटी का ओरिजिनल मॉडल है वो कुछ 654 GB समथिंग का है। जब मैं किसी भी एक फीचर को छोड़ता हूँ सिर्फ, तो मेरा मॉडल कुछ 1 से 2 GB का ही बचता है। ठीक है, अब जब मेरे पास इतना सारा स्पेस आ गया, जब मैं 654 GB भी रन कर पा रहा था, 1 2 GB पे आ गया हूं, तो मेरे पास अच्छा खासा ऑलमोस्ट 600 GB का स्पेस आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई उस स्पेस को सिर्फ और सिर्फ जो फीचर्स उसके अंदर है उन्हीं को एनहेंस करके भरते हैं। पॉइंट कि भाई एक मॉडल हम इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि वो ना सिर्फ किसी एक चीज में अच्छा हो जाए। पॉइंट, जनरली जो चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, ग्रोक है, वो हर एक चीज में एवरेज है। उससे मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछूंगा वो मेरे को एक एवरेज आंसर देगा। ठीक है, बट फीचर इंजीनियरिंग से मेरा गोल क्या होता है कि मेरा जो मॉडल है ना वो किसी एक चीज में अच्छा हो जाए। ठीक है, ताकि मैं उसको स्पेशलाइज्ड केसेस में यूज कर सकूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी अभी पैनल एनालिटिक्स में भी एआई वगैरह के ऊपर रिसर्च चलती रहती है, तो उसमें भी यहाँ पे एक हेल्पर बॉट बेसिकली बना रहे हैं। सो उसमें वही किया है कि उसकी भी फीचर इंजीनियरिंग हो रही है। उसके अंदर भी सिर्फ एक असिस्टेंट को जो काम चाहिए होता है, असिस्टेंट जो काम करता है उसके फीचर्स छोड़े हैं, बाकी सब निकाल दिए और उन फीचर्स को एनहांस किया जा रहा है। तो दैट इज बेसिकली योर फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, आपको बेसिक चीजों में हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मतलब ये तो बहुत ज्यादा बेसिक काम हो गया, सिर्फ फीचर इंजीनियर करके आप किसी मॉडल को एक्चुअली केस लड़वाने नहीं भेज सकते, उसको बहुत सारी और चीजें करनी पड़ती हैं। बट हाँ, बेसिक फीचर इंजीनियरिंग समझाने के लिए दिस इज द बेसिक बेसिस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद क्लस्टरिंग के कंसेप्ट आते हैं। ठीक है, क्लस्टरिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं कि देखो दो तरीके होते हैं, जैसे मैंने रैंडम फॉरेस्ट बताया। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट बेसिकली बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग दो चीजें होती हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि मैं कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कि
मेरे पास डेटा आ रहा है, उसमें मैंने दो कैटेगरी ले ली, 50 से ऊपर 50 से नीचे। 50 से ऊपर वाले नंबर को 50 से ऊपर वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ, और 50 से नीचे वाले को 50 से नीचे वाली कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ठीक है, दिस इज बेसिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, या फिर मेरे पास एनिमल्स के नेम आ रहे हैं, मैं उसको डोमेस्टिक और वाइल्ड में, पेट डोमेस्टिक वाइल्ड में तीन कैटेगरी में स्प्लिट कर रहा हूँ। दिस बेसिकली क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग में बेसिकली क्या होता है कि भाई जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप रखने वाले कैटेगरीज होती है, मेरे जो क्लोजेस्ट रिलेशनशिप रखने वाला डेटा है मेरे पास, उसका एक क्लस्टर बना दिया जाता है। ठीक है, कैसे बनाया जाता है? के नियरेस्ट होती है, मतलब इसमें भी अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं, उसका बेसिकली क्लस्टर बना दिया जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ड्रॉ करके भी बताऊं। ठीक है, अब यूजुअली एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा वरना समझ नहीं आएंगी चीजें। ठीक है, यूजुअली अगर मैं एक डेटा लू अपना कोई भी, तो वो कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से होगा, है ना? डेटा है, कहीं भी पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ आया, है ना? क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, मैंने कैटेगरीज बना ली कि भाई कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। अब इसके अंदर डेटा सॉर्ट हो रहा है। ठीक है, इसमें डेटा है इन तीन कैटेगरीज में, या चार पांच कैटेगरीज, जितनी भी कैटेगरीज है उनके अंदर जा रहा है। ठीक है, क्लस्टरिंग में क्या होता है कि मेरे पास सेम चीज है। ठीक है, सेम चीज है, अब मैं नियरेस्ट पॉइंट्स का, नियरेस्ट रिलेशनशिप के हिसाब से क्लस्टर्स बना रहा हूँ। ठीक है, तो मान लो एक क्लस्टर मैंने ये बना दिया। ठीक है, एक क्लस्टर मैंने यहाँ पे बना दिया, एक क्लस्टर मैंने इनका बना दिया, एक क्लस्टर मैंने इनका बना दिया, एक क्लस्टर मैंने इनका बना दिया। कुछ पॉइंट्स में रह भी जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डजेंट मैटर कि भाई वो किस कैटेगरी के है, वो नियरेस्ट डेटा के बेसिस पे हम, ठीक है, नियरेस्ट डेटा के बेसिस पे या फिर नियरेस्ट रिलेशनशिप के बेसिस पे हम क्लस्टरिंग करते हैं। सो दिस बेसिकली क्लस्टरिंग एंड क्लासिफिकेशन। जो भी हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन वगैरह पढ़ा था वो सब क्लासिफिकेशन का पार्ट होता है। ठीक है, एंड क्लस्टरिंग का हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो दिस बेसिकली क्लस्टरिंग। ठीक है, अब क्लस्टरिंग कर रहे हैं, तो क्लस्टर्स हमारे सही से बने भी हैं या फिर नहीं, इसकी वैलिडेशन भी करनी पड़ेगी। ये वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि क्लस्टर्स हमारे ठीक है या फिर नहीं। तो क्लस्टर वैलिडेशन का भी पार्ट आता है इसमें आपका। ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट नहीं, रिग्रेशन, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री। जो लॉजिस्टिक है और लीनियर है वो सब दोनों रिग्रेशन के ही पार्ट है। रिग्रेशन, ये तीन एल्गोरिथम्स है। जो रिग्रेशन है उसके दो पार्ट्स होते हैं, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा बहुत क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग इज मेजरली फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट आता है ऑफ नाइव बायस क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इससे हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे ही। अह, बस में क्लासिफिकेशन वगैरह करेंगे, उसको एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट करेंगे। सो हमारे पास दो तीन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके, और उसके बाद फिर आपका न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन आ जाता है।
ठीक है, जो कि आपका एक बेस सेट कर देगा कनेक्टिंग मशीन लर्निंग टू डीप लर्निंग। ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह के बारे में इतना डीप डाइव अभी नहीं करते हैं कि मशीन लर्निंग के ही आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर नहीं है, तो न्यूरल नेटवर्क्स में जा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम अभी इतनी चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, बट दिस इज द बेसिस ऑफ मशीन लर्निंग कि हम मशीन लर्निंग में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नहीं पाइथन तो कोलैब पे भी है, VS कोड भी है, सॉफ्टवेयर शिफ्ट हो रहा है सिर्फ। हाँ, हम कोलैब पे तो मूव कर ही चुके हैं। हाँ, ये चीज पाइथन पे करना पॉसिबल नहीं है कि जब हम मॉडल वगैरह ट्रेन करते हैं तो आपके VS कोड में आराम से 2 3 घंटे लग जाएंगे, वही काम कोलैब में 5 से 10 मिनट में हो जाएगा। तो इट्स नॉट लाइक कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। यहाँ पे तो अभी 2 3 घंटे लग रहे हैं, डीप लर्निंग के जो मॉडल्स आते हैं उनमें 10 10 20 20 घंटे लग जाते हैं। तो टेक्स टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा भी सकता हूँ डीप लर्निंग का, तो मशीन लर्निंग का तो मेरे पास अभी कोई मॉडल रेडी नहीं है, वो तो जब आपको पढ़ाऊंगा तभी रेडी करूंगा। डीप लर्निंग मेरे पास है। पूछो पूछो। बैचलर्स में, हाँ बैचलर्स में डीप लर्निंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं आती है। ज्यादा मशीन लर्निंग, थोड़ा बहुत एआई का पार्ट रहता है, NLP वगैरह होता है AI के अंदर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वगैरह, वो सब रहता है। फीचर स्केलिंग वही होती है कि भाई फीचर इंजीनियरिंग का मतलब बताया कि फीचर्स को बेफालतू के फीचर को स्ट्रिप कर देना और मेन फीचर्स रखना। फीचर स्केलिंग का मतलब है जो मैंने बताया कि उन्हीं को एनहेंस करना। ठीक है, एंड पीछे यही काम करने की एक एल्गोरिथम है। डेटा ही अपलोड हो रहा है। अब रिमेंबर ये मशीन लर्निंग नहीं है, दिस इज द डीप लर्निंग थिंग। ठीक है, तो मैं आपको बस आइडिया के लिए दे रहा हूँ, आप पढ़ोगे इसे भी बट डीप लर्निंग वाले पार्ट में। ठीक है, मैं आपको आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ना डेटा सेट दिखा देता हूँ एक बार। भाई डेटा सेट एक्चुअली दिखता कैसा है, जो आप अब तक डेटा सेट से फेमिलियर हो गए उससे बिल्कुल अलग दिखता है, क्योंकि
जो आप डीप लर्निंग में बहुत इन डेप्थ चीजों के बारे में पढ़ रहे हो, ये देखो, दिस इज द डेटा। ऐसा डेटा होता है व्हेन वी आर वर्किंग विद मशीन्स, कि मशीन्स को सिर्फ नंबर समझ आते हैं, सिर्फ प्योर नंबर्स हैं यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। और डेटा ऐसा भी नहीं है कि छोटा डेटा है, बहुत बड़ा डेटा है, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स हैं। 35,000, हाँ, 35,000 रोज हैं इसके अंदर, और हर एक रो यहाँ से एक रो शुरू हो रही है और वो यहाँ पे खत्म हो रही है। तो दिस इज हाउ द डेटा लुक्स लाइक। अब when we are working with this, हाँ, यहाँ पे मैंने सेम डेटा अपलोड किया। अब इसको मैं जब रन करता हूँ तो आप देखोगे कि गूगल कोलैब, जो कि इतना हाई एंड सिस्टम है, उस पर कितना टाइम लेता है ये। ठीक है, स्टार्ट हुआ है सिर्फ अभी। हाँ, फॉर योर रेफरेंस बता दूं कितना हाई एंड है। और मैं यहाँ पे रिसोर्सेज देखो, थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर देते हैं। तो देखो, मेरे पास ऑलमोस्ट 13 GB रैम है और 15 GB का जीपीयू है। 15 GB वी रैम है, मतलब ये 13 GB रैम है, 15 GB वी रैम है, उसमें इतना टाइम ले रहा है। और ये मॉडल बहुत ज्यादा हैवी मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे हैं हम, बहुत ज्यादा, मतलब बेसिक मॉडल है ये एक, क्योंकि ट्रेन हो रहा है यहाँ पे। यूजुअली ये एक एपॉक होने में यहाँ पे कुछ आई गेस 15 to 20 सेकंड्स लग रहे हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम में ये एक एपॉक होने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो इतना टाइम लगता है इसमें। दैट्स व्हाई ऐसे कि भाई ये चीज अपनी मशीन पे कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। ये तो मॉडल खैर में बस ट्रेंड है ही, तो मेरे को दोबारा ट्रेन करने की जरूरत नहीं है इसे, आई विल जस्ट स्टॉप दिस। बट हाँ, इनमें 20 एपॉक्स है और 100 एपॉक्स करने होते हैं। एपॉक्स बेसिकली ट्रेनिंग लूप होते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए बता रहा हूँ। एपॉक्स बेसिकली ट्रेनिंग लूप्स होते हैं बस। ठीक है, तो हाँ, हम कोलैब पे मूव कर जाएंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास वही है, क्योंकि तो या बेसिक आइडिया आपको मिल गया है ना। आई नो यहाँ से ये थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है, बट थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे तो इजीली कवर हो जाएगा, कोई ऐसा सच इशू नहीं है। तो चलिए, आज के लिए फिर आई गेस इतनी रखते हैं क्लास। ठीक है, काफी अच्छा खासा इन डेप्थ आइडिया दे दिया मैंने आपको मशीन लर्निंग के बारे में, है ना। तो या थैंक यू, आज के लिए इतनी ही है। हम्म। हम्म। डेढ़ एक डेढ़ साल लगता है। 1 डेढ़ साल लगता है डीए में, फिर डेटा साइंस में आप मूव कर सकते हो।
तो ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू।